हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे इन्फॉर्मेशन ग्रुप पे। देखिए, आज है साइंस का मॉडल नंबर 6। इससे पहले हम 1 से लेकर के 5 तक कवर कर चुके हैं, बिल्कुल सरल और आसान भाषा में। और हाँ, आप लोग टेस्ट यदि टेलीग्राम पे नहीं दे रहे हैं तो जल्दी से जाकर के टेलीग्राम में जुड़िए और टेस्ट देना नहीं भूलिए, क्योंकि टेस्ट देने से क्या होता है, पीछे का क्वेश्चन रिपीट होते रहता है और आपका साइंस का क्वेश्चन जो है एकदम बिल्कुल बेस्ट हो जाएगा। और जो टेस्ट देते हैं, अपना बेस्ट देने के लिए कभी मत छोड़िए। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, केंडला मात्रक है। देखिए, केंडला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। पहले समझ लेते हैं। मात्रक दो तरह के होते हैं, एक होता है मूल मात्रक और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मूल मात्रक, दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। जिसमें से मूल मात्रक की संख्या 7 होता है और सातों मूल मात्रक आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछ लेता है। ठीक है, सातों मूल मात्रक यानी SI पद्धति में 7 मूल मात्रक होते हैं। ठीक है, सातों मूल मात्रक आपको हम बता देते हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण। ठीक है, अब सातों जो मूल मात्रक है, सातों मूल मात्रक का आपको मात्रक याद रखना जरूरी है। जैसे कि लंबाई का SI मात्रक क्या होगा, लंबाई का पूछ लेगा आपको। लंबाई का SI मात्रक क्या होगा, तो आप याद रखिएगा मीटर। ठीक है, दूसरा पूछ लेगा द्रव्यमान का क्या होता है, द्रव्यमान का याद रखिएगा किलोग्राम। क्या होता है मूल मात्रक, क्या होता है इसका मात्रक, किलोग्राम। ठीक है, इसी तरह से आप याद रख लीजिएगा। समय का क्या होता है, समय का जो होता है सेकेंड होता है। SI मात्रक में हम बोल रहे हैं आपको, समय का क्या होता है, सेकेंड होता है। आप लिखते चले जाइएगा। ठीक है, उसी तरह से ताप का क्या होता है, ताप का मात्रक होता है केल्विन। विद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर। ज्योति तीव्रता क्या होता है, केंडला। और पदार्थ के परिमाण का क्या होता है, मोल। यानी सातों मात्रक आपको पता होना चाहिए। यदि आपको पूछ ले इनमें से कौन सा मूल मात्रक नहीं है, तो सातों मूल मात्रक याद रहेगा तभी तो आप बता सकते हैं ना। तो सातों मूल मात्रक याद रख लीजिएगा। ठीक है, द्रव्यमान, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ के परिमाण। ठीक है, लंबाई का पूछ लेगा SI मात्रक क्या होता है, तो मीटर लिख लीजिएगा। ठीक है, लंबाई का मीटर। द्रव्यमान का पूछ लेगा SI मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा किलोग्राम। ठीक है, समय का पूछ लेगा, कहेगा समय का SI मात्रक क्या होता है, तो आप मारिएगा ये समय का सेकेंड। ठीक है, ताप का पूछ लेगा तो याद रखिएगा केल्विन। और विद्युत धारा का पूछ लेगा SI मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर। ज्योति तीव्रता का SI मात्रक होता है केंडिला। और पदार्थ के परिमाण का जो SI मात्रक होता है वो होता है मोल। ठीक है, हमें उम्मीद है कि ये सातों आपको मूल मात्रक याद हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ सवाल में है कि केंडला SI मात्रक है, यानी केंडला किसका SI मात्रक है, तो केंडला जो है ज्योति तीव्रता का मात्रक है। इसी तरह से यदि हम आपसे सवाल में पूछ लेंगे कि बताइए केल्विन किसका SI मात्रक है, घुमा के पीछे से पूछ लिए, तो आप केल्विन किसका बताए तुरंत, ताप का। ठीक है, इसी तरह से पूछ लेंगे एम्पियर किसका मूल मात्रक है, या फिर हम ये भी पूछ सकते हैं विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है, एम्पियर। या फिर पूछ लेंगे एम्पियर किसका मात्रक है, विद्युत धारा का। यानी घुमा करके किसी तरह भी पूछ ले तो याद रख लीजिएगा। फिर से हम एक बार रिपीट कर देते हैं। लंबाई का SI मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, समय का होता है सेकेंड, ताप का होता है केल्विन, विद्युत धारा का होता है एम्पियर, ज्योति तीव्रता का होता है केंडला और पदार्थ के परिमाण का होता है मोल। सातों मूल मात्रक याद रखिएगा। और आपसे किसी ने सवाल पूछ लिया कि मात्रक कितने प्रकार होते हैं, तो दो प्रकार के मात्रक होते हैं, एक मूल मात्रक, दूसरा होता है व्युत्पन्न। व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, जो 7 मूल मात्रक देखे ना, सातों मूल मात्रक से मिला करके व्युत्पन्न मात्रक मिलाए थे। जैसे कि आपको पूछ लेगा बेग का SI मात्रक क्या होगा, तो बेग का SI मात्रक क्या था, मीटर पर सेकंड। देखिए, मीटर लिए लंबाई का और सेकंड लिए किसका, ये दोनों मिल करके व्युत्पन्न मात्रक मिला। ठीक है, तो ऑप्शन में कभी कभी छांटने के लिए देता है, बताइए कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है। तो हमें उम्मीद है कि आप व्युत्पन्न मात्रक, जैसे तोरण का, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए, एक मूल मात्रक मीटर है और दूसरा सेकंड, दोनों मिल करके क्या बना दिया, व्युत्पन्न मात्रक। तो हमें उम्मीद है कि व्युत्पन्न मात्रक और मूल मात्रक आप समझ गए होंगे। ठीक है, मूल मात्रकों की संख्या कितना होता है, 7। और व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रक से ही बनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल है आपका कि भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर होती है। भू मतलब क्या होता है, पृथ्वी। स्थिर मतलब पृथ्वी के सापेक्ष जो स्थिर होता है उपग्रह, उसे भू स्थिर। उपग्रह पहले किसे कहते हैं, देखिए उपग्रह किसे कहते हैं, जो ग्रह का चक्कर लगाते हैं उसे उपग्रह कहते हैं। ठीक है, जो ग्रह का चक्कर लगाते हैं उसे क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। तो पृथ्वी आपको हम समझाते हैं, जैसे ये पृथ्वी है। ठीक है, बीचों बीच विषुवत रेखा होता है और ऊपर से
ये नीचे तक रेखा, ये बीचों बीच जो होता है विषुवत रेखा होता है, ठीक है। तो विषुवत रेखा के सापेक्ष यानी विषुवत रेखा से आपको पिक्चर से हम समझाते हैं, थोड़ा सा उसमें समझ में आपको आ जाएगा। ऐसे याद रखिएगा, भू स्थिर उपग्रह का पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर होते हैं, तो 36,000 किलोमीटर पे। इसे अलग अलग नामों से भी जानते हैं। पहले आप ये याद रख लीजिएगा कि भू स्थिर उपग्रह को जो है या तो भू स्थिर उपग्रह दिया रहेगा या तुल्यकालिक उपग्रह या जियोसिंक्रेटिक सैटेलाइट है, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं जियोसिंक्रेटिक सैटेलाइट है, ठीक है। तो इसे 3 नामों से जानते हैं, अंग्रेजी में जियोसिंक्रेटिक सैटेलाइट, या फिर इसे एक जगह और दूसरे भाषा में लिखा जाए तो तुल्यकालिक उपग्रह भी कहते हैं। यदि आपको ऑप्शन में भू स्थिर उपग्रह नहीं लिखा रहेगा, यदि लिखा रहेगा तुल्यकालिक उपग्रह, तो समझ लीजिएगा वही, ठीक है। तो तुल्यकालिक उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर होता है, तो 36,000 किलोमीटर पर होता है। थोड़ा सा इसे पिक्चर से समझते हैं तब ज़्यादा समझ में। देखिए, ये है पृथ्वी, ठीक है। ये है उत्तर और ये दक्षिण, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। नीचे होता है साउथ पोल और ऊपर होता है नॉर्थ पोल। और ये देखिए आपके पृथ्वी के बीचों बीच जो है ये विषुवत रेखा होता है। ये विषुवत रेखा के ऊपर विषुवत रेखा होता है, पृथ्वी के बीचों बीच जो होता है रेखा विषुवत रेखा होता है। देखिए ये पृथ्वी का ये विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा से 36,000 किलोमीटर, ये ऊपर जाइए, पृथ्वी के ऊपर की बात कर रहे हैं, 36,000 किलोमीटर पे एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे कोई सैटेलाइट को रख दिया जाए। तो जैसे कि पृथ्वी है, ये पृथ्वी अपने कक्षा पर कितने घंटे में घूम जाते हैं, पृथ्वी अपने कक्षा पर पूर्व से पश्चिम में घूमते हैं तो कितने घंटे में घूम जाते हैं, 24 घंटे में घूम जाते हैं। पृथ्वी अपनी कक्षा पे पूछ ले कि पश्चिम से पूर्व घूमते हैं, ध्यान रखिएगा, पश्चिम से पूर्व पृथ्वी अपने कक्षा पे कितने घंटे में घूम जाते हैं, 24 घंटे में घूम जाते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से जैसे कि पृथ्वी अपने कक्षा पे 24 घंटे में घूम जाते हैं, तो पृथ्वी से यानी विषुवत रेखा से 36,000 किलोमीटर पर एक ऐसी कक्षा है जहां पे कोई सैटेलाइट को रख दिया जाए, ये सैटेलाइट को रख दिया जाए, तो जैसे पृथ्वी 24 घंटा में अपनी कक्षा पे घूमता है, तो उसी तरह से ये सैटेलाइट भी पृथ्वी का 24 घंटा में घूम जाएंगे। यानी आपको भू मतलब क्या होता है, पृथ्वी स्थिर, यानी पृथ्वी के सापेक्ष ये आपको स्थिर नजर आएंगे। 36,000 किलोमीटर पर सैटेलाइट को यदि रख दीजिएगा तो क्या होगा कि पृथ्वी पर से यदि देखिएगा तो आपको हमेशा वो स्थिर ही नजर आएंगे। आपको लगे जैसे जैसे पृथ्वी घूम रहा है वैसे वैसे वो भी घूमते जा रहा है। जैसे कि पृथ्वी 24 घंटा अपने कक्षा पे घूम जाता है तो ये भी 24 घंटे में घूम जाएंगे पृथ्वी के। तो इससे महसूस क्या हो जाएंगे, वो स्थिर नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब कहिएगा कि इससे लगाने से फायदा क्या होता है, जैसे रेडियो हुआ, मोबाइल हुआ, ये सब चीज़ को क्या होता है, जो कम्युनिकेशन दिया जाता है, ये सब जैसे रेडियो का प्रसारण चलते रहता है तो आराम से चलते रहता है, जहाँ है वहीं पर रहता है। अब वो चेंजिंग हो जाएगा, मान ली पृथ्वी 24 घंटा में घूमता है, आइए 12 घंटा में घूमेगा, तो क्या लगता है आपको सही से प्रसारण मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। ऐसे देशला भाषा में समझिए, जनरल भाषा में, जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे हैं, ठीक है, ये आप आदमी हैं, ये एक कोई कील है, ठीक है, आप इसे घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे करके कील को सामने घूम रहे हैं, और आप ही के साथ कोई व्यक्ति और यहाँ बगल में है, ठीक है। जैसे जैसे आप घूम रहे हैं वैसे वैसे ये भी घूम रहा है, जैसे जैसे आप घूम रही है वैसे वैसे ये भी घूम रहा है। आप अपने कक्षा पे घूम रहे हैं, ये आपके कक्षा के साइड से ये आप ही की तरह घूमते हैं। जैसे नहीं कहते हैं, जैसे जैसे हम पंडित जी बोलेंगे वैसे वैसे आपको बोलना है, जजमान नहीं कहते हैं बोलिए पंडित जी, तो वो कहता है बोलिए पंडित जी, यानी इसी तरह से होता है। यानी जैसे जैसे पृथ्वी घूमते जाता है उसी तरह सैटेलाइट क्या होता है, घूमते चलाता है, जिससे कि रेडियो का प्रसारण गड़बड़ नहीं होता है, टेलीफोन गड़बड़ नहीं होता है। बात समझे कि नहीं समझे। यानी भू मतलब पृथ्वी स्थिर, यानी पृथ्वी के सापेक्ष वो स्थिर हमेशा महसूस होंगे। पृथ्वी से आप 36,000 यानी विषुवत रेखा से, पृथ्वी के बीचों बीच विषुवत रेखा होता है, उससे 36,000 किलोमीटर दूरी पे आप जब जाइएगा, हम जाएंगे क्या, वहाँ 36,000 किलोमीटर दूरी पे एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे सैटेलाइट को रख दिया जाए, तो जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है वो भी सैटेलाइट घूमना शुरू हो जाएगा। तो जैसे जैसे घूमेगा और वो भी वैसे वैसे घूमेगा, तो आप उसे देखिएगा तो हमेशा क्या लगेगा, स्थिर नजर लगेगा, यानी भू स्थिर उपग्रह, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। भू मतलब पृथ्वी, स्थिर मतलब स्थिर। जैसे आप खड़े हैं उसी तरह आपके सापेक्ष कोई व्यक्ति खड़ा है, आप घूम रहे हैं वो भी घूम रहा है, तो कभी महसूस होगा कि कहीं वो दूर जा रहा है, नहीं। जितना चाल से आप घूम रहे हैं उसी चाल से वो भी घूम रहे हैं। यानी पृथ्वी 24 घंटा में अपने कक्ष में घूम जाते हैं, तो भू स्थिर उपग्रह भी अपने 24 घंटे में पृथ्वी का चारों ओर चक्कर लगा लेते हैं। ऐसे भी समझिए, जैसे कि ये कील के चक्कर ये राम लगा रहा है यहाँ से, ठीक है, तो ये कील, इसका कील है ये, ठीक है। राम ऐसे ऐसे घूम रहा है, और राम के सापेक्ष भी कोई और व्यक्ति है, ये भी इसी तरह घूम रहा है। तो आप बताइए ये राम को हमेशा कैसा महसूस होगा, स्थिर नहीं महसूस होगा, स्थिर होगा। तो ये इसी तरह से पृथ्वी का ये विषुवत रेखा, इससे 36,000 किलोमीटर पर। अब देखिए 36,000 किलोमीटर क्यों चुना गया,
आपके दिमाग में ये भी होगा। दूसरा क्यों नहीं, दूसरे जगह पॉइंट पे रखिएगा ना तो पृथ्वी घूम जाएगा अपने कक्षा 24 घंटा में, अब पता चलेगा पीछे वाला घूम ही नहीं पाएगा, ये तो ज़्यादा चाल हो जाएगा, ये तो कम हो जाएगा। तो ऐसा पॉइंट खोज लिया गया है जिससे कि 36,000 किलोमीटर पे पॉइंट पर रख दिया जाएगा, तो पृथ्वी जैसे जैसे घूमती है वो भी उसी के सापेक्ष यानी पश्चिम से पूर्व जो है वो भी घूमते रहता है, जिससे कि आपका रेडियो मोबाइल इसका जो कम्युनिकेशन है गड़बड़ नहीं होता है। इसे ही कहते हैं भू स्थिर उपग्रह। ठीक है, तो आपसे पूछ ले कि भू स्थिर उपग्रह जो है कितने किलोमीटर पे है, तो 36,000 किलोमीटर पे। भू मतलब पृथ्वी, स्थिर मतलब पृथ्वी के सापेक्ष वो स्थिर है। हमें उम्मीद है कि इस चीज़ को समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो फिर डिटेल जब क्लास लेंगे तो उसमें भी आपको समझाने का हम कोशिश करेंगे। और कुछ नहीं है, आपके सापेक्ष स्थिर है, आप जैसे जैसे घूम रहे हो वो वैसे वैसे घूम रहा है, वही हुआ स्थिर। ठीक है, यहाँ पृथ्वी के सापेक्ष घूम रहा है ये सैटेलाइट। ठीक है, कितने किलोमीटर पे, 36,000 किलोमीटर पे। कहाँ से लिया गया, विषुवत रेखा से। चलते हैं आगे, देखते हैं। हम कोशिश करते हैं आपको हमेशा कि आप क्वेश्चन को समझ जाइए। ठीक है, तो भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितने ऊंचाई पर है, 36,000 किलोमीटर पे। यह तुल्यकालिक उपग्रह, यह जियोसेंक्रेटिक। ठीक है, आगे चलते हैं। बल्ब का फिलामेंट किसके बना होता है, तो बल्ब का फिलामेंट जो है टंगस्टन से। जो बल्ब आप देखते हैं इस तरह से बल्ब, अब बीच में जो इस तरह करा रहता है वो टंगस्टन का बना हुआ होता है। ठीक है, टंगस्टन, ये डब्लू होता है संकेत, ये भी याद रखिए। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया गया है कि टंगस्टन का संकेत क्या होता है, डब्लू होता है। ठीक है, तो बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, टंगस्टन का। आगे चलते हैं, कहता है कि सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है। देखिए सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन क्या होता है ये समझिए। देखिए नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि दो हल्के हल्के नाभिक जुड़ते हैं। ठीक है, दो हल्के हल्के नाभिक, दो हल्का हल्का नाभिक जुड़ करके एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, तो सूर्य में नाभिकीय संलयन होते रहते हैं। और एक चीज क्लियर कर, देखिए नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन दोनों ही आप याद रख लीजिएगा। देखिए नाभिकीय संलयन में कभी कभी सवाल में देते हैं कि नाभिकीय संलयन में होते हैं दो या दो से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर के एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, या फिर दो भारी नाभिक मिलकर के एक हल्के नाभिक का निर्माण करते हैं। नहीं, आपको याद रखना है नाभिकीय संलयन में दो या दो से अधिक हल्के नाभिक मिलकर के भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में अत्यधिक ऊर्जा विमुक्त मतलब निर्माण होते हैं, बनते। जैसे कि सूर्य में क्या होता है, सूर्य में कहते हैं क्या हो रहा है, नाभिकीय संलयन हो रहा है, और इस तरह प्रक्रिया चल रहे हैं, और जिससे हमको क्या मिल रहा है, ऊर्जा मिल रहा है। यदि पूछ ले कि सौरमंडल में ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो ऊर्जा का स्रोत सूर्य ही है। जैसे कि पौधा क्या करते हैं, सूर्य से ऊर्जा लेते हैं, अब पौधा का आप खाते हैं, फिर हमें ऊर्जा मिलते चले जाते है कि नहीं। तो ऊर्जा का मूल स्रोत सूर्य ही है। ठीक है, तो नाभिकीय संलयन में क्या होता है, दो हल्के नाभिक मिल करके एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, जिस प्रक्रिया में बहुत सारा ऊर्जा निर्माण होते हैं। एक याद रख लीजिएगा, हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम का खोज एडवर्ड टेलर ने 1952 में किया था, ध्यान रखिएगा। और हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, नाभिकीय संलयन पे। अब आता है सर कि नाभिकीय विखंडन क्या होता है। तो नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही आसान होता है। इसमें क्या होता है कि एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिक में टूटते हैं। तो कोई भारी नाभिक ले लीजिए, ये दो हल्के नाभिक में टूटते हैं। इस टूटने के क्रम में जो है बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलते हैं। ठीक है, परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे ही थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और परमाणु बम का दृश्य आप देखे ही होंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध जो हो रहा था उस समय जापान पे जो है बम दो गिराया गया था, एक नागासाकी और हिरोशिमा पे 1945 में। ठीक है, तो परमाणु बम किस पे कार्य करता है, नाभिकीय विखंडन पे। यानी एक नाभिक विखंडन हुआ, इससे 3 निकलता है, 3 न्यूट्रॉन निकलता है, फिर इससे 3 निकलता है, इस तरह से ये विखंडित होते रहता है, इससे फिर 3 निकलेगा, इस तरह से इससे भी फिर 3 निकलेगा, यानी बहुत ज़्यादा विस्फोट करता है। ठीक है, तो नाभिकीय संलयन भी याद रख लीजिएगा, नाभिकीय संलयन में दो हल्के मिलते हैं और नाभिकीय विखंडन में एक भारी टूटते हैं। ठीक है, भारी किस में टूटते हैं, नाभिकीय विखंडन में। तो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि रेडियो सक्रियता की माप किया जाता है। रेडियो सक्रियता की माप जो है गीगर मूल काउंटर के द्वारा किया जाता है। जैसे आपको हम बताते हैं, देखिए ये है गीगर मूल काउंटर। अब कहिए रेडियो धर्मिता क्या होता है। देखिए बहुत सारा ऐसा पदार्थ है प्रकृति में जो अल्फा बीटा गामा को उत्सर्जित करते रहता है। रेडियो धर्मी पदार्थ होता है जो अल्फा बीटा और गामा जो है आवेशहीन होते हैं। अल्फा पे जो है
प्लस चार्ज होते हैं और बीटा पे ऋण आवेश होता है। तो बहुत सारा पदार्थ ऐसे हैं जो प्रकृति में अल्फा बीटा गामा जो रेडियोधर्मी होते हैं, अल्फा बीटा गामा पदार्थ, अल्फा बीटा गामा जो है उत्सर्जित करते रहता है। तो आपको तो दिखाई नहीं देगा, तो वो किससे मापेंगे कि कौन सा पदार्थ कितना उत्सर्जित कर रहे हैं, जो रेडियोधर्मी पदार्थ है, ठीक है। तो ये गीगर मूल काउंटर के द्वारा हम उसे मापते हैं, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि रेडियोधर्मी पदार्थ से निकलने वाला अल्फा बीटा गामा को किससे मापते हैं, तो गीगर मूल काउंटर के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और एक चीज और बता देना चाहते हैं कि जो पहले का वीडियो था उसमें हम आपको बताए थे कि सबसे बड़ा बीज होता है लोडेसिया। देखिए यही है लोडेसिया, सबसे बड़ा बीज यही लोडेसिया है, जो कि पहले हम बता चुके थे, पहले वीडियो में हम पढ़ा चुके थे, लेकिन पिक्चर नहीं दिखाए थे क्योंकि समय का अभाव था उसमें। तो सबसे बड़ा बीज यही होता है लोडेसिया। देखते हैं कितना बड़ा बीज है, संसार में सबसे बड़ा बीज पूछ लेगा तो लोडेसिया मारिएगा। और आपको बताए थे कि सबसे बड़ा जो है सबसे बड़ा जो है कृमि टेप वर्म होता है, यानी टेप वर्म या फीता कृमि कह सकते हैं, जो कि आंत में पाया जाता है। देखिए यही होता है सबसे बड़ा, ठीक है। सबसे लंबा जो सवाल में आपको दिए थे यही होता है टेप वर्म। टेप वर्म जो आंत में पाया जाता है, देख लीजिए यही है टेप वर्म, जो कि उसमें पिक्चर नहीं दिखा पाते चूंकि समय का अभाव था। आगे नेक्स्ट सवाल चलते हैं, कहता है रॉकेट की गति आधारित है। देखिए रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं, तो याद रखिएगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करते हैं, ठीक है। आगे है मूल रंग। मूल रंग मतलब 3 ही मूल रंग होता है। इसका ट्रिक होता है नहला, नहीं कहता है नहले पे दहला, नहला, न से नीला, हो से हरा, लो से लाल, 3 ही मूल रंग होते हैं। अब 3 ही मूल रंग से और रंगों को बनाया जाता है। जब इस सबको रंग को जैसे कि नीला और लाल को मिलाएंगे, इससे एक अलग रंग बनेगा, लाल और हरा को मिलाएंगे एक अलग रंग बनेगा, ठीक है। बाकी सब रंग व्युत्पन्न रंग होते हैं। जैसे मूल मात्रक की संख्या कितना था, 7 ही था, अब बाकी उसी से बनाते हैं अलग अलग, उसी से बनाते हैं। उसी तरह से रंग की संख्या मात्र 3 ही है, मूल रंग 3 ही है, बाकी जो रंग हो इसी से व्युत्पन्न किया था, यानी इसी को आपस में मिला मिला करके नया नया रंग बनाए जाते हैं। तो याद रखिए मूल रंगों की संख्या कितना है, 3 है, नीला, लाल और हला। इसका ट्रिक होता है नहला, नहीं कभी क्यों सर नहले पे दहला, तो नहला याद रखिएगा, ठीक है। जो जरूरी है उसका ट्रिक भी हम देते चलेंगे। आगे सेक्सटेंट क्या है, देखिए सेक्सटेंट जो होता है ऊंचाई को मापने के लिए ज्ञात किया जाता है, ठीक है। सेक्सटेंट किसके लिए किया जाता है, ऊंचाई को मापने के लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है निकट दृष्टि को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस का प्रयोग कीजिए, और दूर दृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस का प्रयोग कीजिए। ध्यान रखिएगा यहाँ पे निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ साफ दिखता है, लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखता है। तो अब कहिएगा आप कि सर निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु जब दिखता ही है तो फिर उसे निकट दृष्टि दोष क्यों कहते हैं। नहीं, आपको याद रखना है, जैसे जो दोष है वो समझ ली वो देख रहा है, बात समझे कि नहीं, कह रहा है निकट, तो लगता है ना निकट दृष्टि दोष मतलब निकट वाला नहीं देखता होगा, नहीं, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु देखता है लेकिन दूर की वस्तु नहीं देखता है, ठीक है। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया था। उसी तरह से दूर दृष्टि दोष कहेगा, दूर दृष्टि का मतलब दूर केवल देखते हैं आप, ठीक है। दूर दृष्टि दोष का मतलब केवल आप दूर को देखते हैं, निकट का नहीं देखते हैं, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति गांजा पीता है, देखता है गांजा पीने का दोष, गांजा पीता गांजा पीने का दोष, इस तरह बोल देते हैं, यानी वो गांजा पीता है, ध्यान रख लीजिएगा, ऐसा नहीं समझ लीजिएगा उल्टा। जैसे निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या हुआ, निकट की वस्तु वो देख रहा है, दूर की वस्तु वो नहीं देख रहा है। दूर दृष्टि दोष का मतलब दूर को वो देख रहा है, उसकी दोष है, दृष्टि की दोष है कि केवल वो दूर का ही देखेगा, ठीक है, लेकिन निकट का वो नहीं देखते हैं। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे सेम सवाल लिए हैं कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हो ही गया, नीचे देखिए लिए हैं दीर्घ दृष्टि दोष, यानी दूर दृष्टि को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, दीर्घ मतलब वही हुआ दूर दृष्टि को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है, ऊपर ही बताए थे, परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। पहली बार परमाणु बम कहाँ गिराया गया था, हिरोशिमा और नागासाकी यानी जापान में, किस युद्ध के समय, द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1945 में गिराया गया था, 6 अगस्त और 9 अगस्त को, ठीक है। पहला 6 अगस्त को गिराया था, दूसरा 9 अगस्त को। आगे कहता है बिजली के बल्ब में मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। देखिए बिजली के बल्ब में मुख्यतः ओक्रिया गैस का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। और ओक्रिया गैस को जो है पीरियडिक टेबल में समूह 18 में रखा गया है, ठीक है। ओक्रिया गैस हम पहले भी बता दिए हैं क्या वो है, मुख्य बता दिए थे आपको। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है, देखिए ध्वनि का वेग सर्वाधिक जो है ठोस में होता है। यदि ऑप्शन में दे देगा स्टील, जल, हवा, तो किस में मारिएगा, स्टील में मारिएगा। और सबसे कम होता है हवा में, और सेकेंड स्थान पे होता है जल में। कह देगा सबसे अधिक किस में होता है, ठोस में। उसके बाद दूसरे स्थान पर किस में होता है, जल यानी द्रव में, द्रव बोल सकते हैं। और तीसरे यानी सबसे लास्ट में किस में होता है, हवा में यानी वायु में कह सकते हैं, ठीक है। तो सबसे अधिक ठोस में होता है और सबसे कम वायु में होता है।
अब बीच वाला तो आपको पता ही है, ध्वनि की गति धीमी होती है, यहाँ पे कह रहा है कम होता है हवा में। आगे चलते हैं, कहता है ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, देखिए ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए सेम क्वेश्चन पूछ लिया गया वही, हाइड्रोजन बम किस पे आधारित है, अभी तुरंत बताया था आपको, हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे आधारित है। और आपको बताना है कि ऊपर तुरंत बताया है कि हाइड्रोजन बम का जो है खोज एडवर्ड टेलर ने किया था 1952 में, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन बम परमाणु बम से 1000 गुना अधिक शक्तिशाली है, यानी नाभिकीय संलयन ज्यादा शक्तिशाली है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बम परमाणु बम से कह देगा कितना गुना अधिक है, 1000 गुना ज्यादा अधिक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। अभी तो हाइड्रोजन बम नहीं गिरा, यानी संलयन वाला बम नहीं गिरा, संलयन वाला बम गिरेगा तब तो बहुत भयानक विस्फोट होगा। अभी तो विखंडन वाला ही बम गिरा है, ठीक है। भगवान से मनाइए कि आगे इस तरह का नहीं हो, बम उम कुछ नहीं गिरे इस तरह का। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है, नाभिकीय संलयन पर। आगे कहता है जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है, जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है वर्षा। अब वर्षा देख करके ऐसा नहीं सोचिएगा ये शुद्ध रूप होता है तो वर्षा को पी लेंगे पानी, नहीं। वर्षा का जल जहाँ निर्माण होता है बादल में, वहाँ वो शुद्ध होता है। लेकिन जब वायुमंडल में गिर जाता है, वायुमंडल में बहुत सारा, देखिए वायुमंडल में क्या होता है, बहुत सारा संक्रमण बीमारी सब होते हैं, वायरस है, बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया के द्वारा वो संक्रमित हो जाते हैं, नीचे आते आते जो है ना, नीचे आते आते वो गड़बड़ हो जाते हैं, ठीक है। बात समझ लीजिए, नीचे आते तो वो गड़बड़ हो जाते हैं, क्योंकि वायुमंडल में और सब चीज़ है, बैक्टीरिया है, वायरस है, सब चीज़ तो है कि नहीं, उसमें मिल करके वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाते हैं। लेकिन जहाँ बादल निर्माण हो रहे हैं वहाँ बिल्कुल वर्षा के बादल क्या होते हैं, एकदम शुद्ध होते हैं। अब ये शुद्ध समझ के ऐसा नहीं कि वर्षा का पानी गिरा और घोटने लगे, पर बीमार पड़ जाइएगा, ठीक है, सर्दी बुखार तुरंत लगेगा। जहाँ वो निर्माण होता है जिस बादल में, वहाँ वो शुद्ध रहता है। लेकिन उसको देखिए वहाँ से गिरता है ना, वायुमंडल में और सभी तो परत है, नीचे आते 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 संक्रमित हो जाते हैं, ठीक है। तो वही कहता है जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है, तो वर्षा का जल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ग्रीन हाउस गैस प्रभाव देते हैं। देखिए ग्रीन हाउस में और सभी गैस होते हैं, जैसे मीथेन हुआ, जलवाष्प हुआ, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं ग्रीन हाउस में, ठीक है। आगे कहता है दाढ़ी बनाने और आँख नाक कान की जांच करने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं। देखिए भैया, दाढ़ी बनाना हो या आँख हो या नाक हो या कान की जाँच के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है। देखिए नाभिकीय विखंडन जो किया जाता है उसमें यूरेनियम का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम। और यूरेनियम झारखंड का एक जगह है जो जादूगोरा है, जो यूरेनियम के लिए एकदम फेमस है। कभी कभी सवाल में पूछ लेगा कि ये बताइए यूरेनियम झारखंड का कौन सा जगह है जो फेमस है, तो जादूगोरा झारखंड का एक जगह है जो यूरेनियम के लिए फेमस है। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन एक बार और कवर किए थे कि चंद्रमा का गुरुत्व त्वरण पृथ्वी के मान का कितना गुना होता है, तो पृथ्वी के मान का 1/6 गुना होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, ऐसे लिखिए चंद्रमा, ठीक है, इधर लिखिए पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी पे जितना भी गुरुत्व त्वरण होगा, ठीक है, उसका 1/6 कर दीजिएगा तो चंद्रमा पे गुरुत्व त्वरण निकल जाएंगे, ठीक। ओ सॉरी, उल्टा हम बोल दिए। चंद्रमा गुरुत्व त्वरण पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण के मान का 1/6 होता है। कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है, तो ठीक ही लिखे थे, ठीक है। जैसे पृथ्वी हुआ, ठीक है, पृथ्वी हुआ तो यहाँ जो भी गुरुत्व त्वरण होगा चंद्रमा पे जाइएगा तो उसका 1/6 कर दीजिएगा। ऐसे समझाते हैं कोई अंक में, मान लीजिए कि पृथ्वी पे गुरुत्व त्वरण 60 है, ऐसे मान लीजिए, और चंद्रमा पे जाइएगा तो इसका 1/6 कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएंगे। यानी 6 गुना याद रख सकते हैं इसे, यानी 1/6 हो जाए, 6 गुना नहीं, 1/6 याद रख सकते हैं। यानी जो भी पृथ्वी पर गुरुत्व त्वरण होंगे चंद्रमा पर जाइएगा तो उसका 1/6 हो जाएंगे। ऐसे भी देशला भाषा में समझ लीजिए, जैसे पृथ्वी पे आप एक बार जंप मारते हैं तो 1 फीट उछलते हैं, और चंद्रमा पर जाइएगा तो एक बार जंप मारिएगा तो 6 फीट उछल जाइएगा। बात समझ लीजिए, ठीक है। हाँ, याद रखिएगा चंद्रमा पर से पृथ्वी पे कोई भी चीज लाते हैं द्रव्यमान चेंज नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे कहता है कि द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र धातु क्या है, पारा। द्रव अवस्था में कौन सा पाया जाता है, पारा। सुराही में पानी ठंडा क्यों होता है, सुराही में जल वाष्पीकरण होता है, क्योंकि सुराही में क्या होता है, ये सुराही होता है उसमें कई कई छिद्र होते हैं, बहुत सारे छिद्र होते हैं महीन महीन, उससे जल हमेशा निकलते रहते हैं, जिसके वजह से पानी क्या रहता है, ठंडा रहता है। तो वही सवाल पूछा कि सुराही में पानी ठंडा होने का कारण क्या है, वाष्पीकरण। हम अपने स्तर से समझाने का बहुत कोशिश किए, कम समय में समझाने का ज़्यादा कोशिश किए। समय ज़्यादा दीजिएगा तो और बढ़िया समझाएंगे, लेकिन कम समय में मुझे खींचना भी है, टाइम टू टाइम के अनुसार क्लियर भी करना है, इसलिए हम कोशिश किए आपको अच्छी तरह से समझा देने का।